गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2021, सैटरडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आप आज भी मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेमोक्रेसी के बारे में और सीक्रेसी ऑफ वोट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि सीक्रेसी ऑफ वोट जो है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस राइट ऑफ द सिटीजन, सीक्रेसी ऑफ वोट। थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है अगला भी सुप्रीम कोर्ट से ही आता है कि एनजीटी ने फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा दिया था। यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अभी क्या बात बोली है इसके देखेंगे हम लोग। अगला रहेगा सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने और ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन के बीच में कुछ इशू चल रहे थे, उसमें सीसीआई ने जो है का क्या क्या स्टैंड है और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उसके बारे में मतलब हाई कोर्ट ने उसके बारे में क्या बोला है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, तो उसके अंदर ये केस था। अगला रहेगा चाइनीज प्रीमियर मतलब जी जिनपिंग ने तिब्बत की यात्रा की है, जो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के पास में बाउंड्री एरिया में जो है उसने विजिट की है। तो थोड़ा सा इंडिया के ऊपर इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा थोड़ा यहाँ देखेंगे। जीएस पेपर 1 में मैंने इसको लिए इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी दूंगा और और 2 में इसलिए डाला है बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द बायोसेंट्रिज्म एंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इन दोनों टर्म का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ये नेचर और ह्यूमन के बीच में जो फाइट होती है उसके बारे में देखेंगे, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में देखेंगे। कैसे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी कंट्री की एक जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट हो गया है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी वाले पोर्शन से भी कर सकते हो। जीएस पेपर 2 में क्योंकि ये कोर्ट यहाँ पे जुडिशरी से रिलेटेड है वहाँ पे आप इसको डाल सकते हो। जीएस पेपर 3 में डाल सकते हो बिकॉज एनवायरमेंट इकोलॉजी की प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं और ऐसे में भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इंटरव्यू वगैरह में भी अगर क्वेश्चन आपका यहाँ से अगर पूछते हैं तो इस पर्सपेक्टिव को आप वहाँ पे डाल सकते हो। एक थोड़ा सा काफ़ी डाइवर्सिफाइड आज का ये एडिटोरियल है। हालांकि बहुत ऑब्जेक्टिफाइड मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी इसके अंदर, फिर भी मैंने थोड़ा सा अपने एंड से इसमें डालने की कोशिश कर दी है। चलिए देखते हैं पहला जो है हम लोग क्या करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीक्रेसी ऑफ वोट इट इज़ अ मस्ट इन एनी इलेक्शन, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, सीक्रेसी ऑफ वोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मोस्टली आप लोगों ने वोट कभी ना कभी तो डाला होगा। जब आप पोलिंग बूथ के अंदर जाते हो वोट डालने के लिए तो क्या कोई आपसे पूछता है कि सर आप कहाँ पे वोट डालोगे, कौन सी पार्टी को वोट डालोगे? कोई आपसे नहीं पूछता। आप जहां मर्जी वोट डालिए, कांग्रेस को डालिए, बीजेपी को डालिए, नोटा पे डालिए, नॉन ऑफ द अबाउ, जिस पे मर्जी डालिए, वो आपका सीक्रेट वोट है। क्योंकि अगर आप सीक्रेट वोट नहीं डालोगे तो मतलब वो एक जो फेयर प्रोसेस होती है ना इलेक्शन की उसके लिए डेंजरस होता है। ठीक है, देखिए लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को लिख देना, सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। बुक तो कोई भी लिख सकता है, इंडिया के अंदर भी बुक लिख रखी है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्या उसको फॉलो करते हैं, मैटर ये करता है। इंडिया के अंदर जो गवर्नेंस है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल। और किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन जो होती है ना दोस्तों, वो होती है फेयर इलेक्शंस। सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ही डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। जब तक उस कंट्री में फेयर इलेक्शन नहीं होगा, लोगों के पास फेयर जो है चॉइस नहीं होगी अपना रूलर को चूज करने की, तब तक वो डेमोक्रेसी नहीं है। समझ रहे हो? तो इस बात को ना काफी लोग समझने की कोशिश करते नहीं है कि फेयर इलेक्शन की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी डेमोक्रेसी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर ये नहीं होगा तो समझ लो वहां पे डिक्टेटरशिप है। तो आपने अगर कब गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी है तो इसमें आपने देखा होगा कि फैजल भैया जब जेल से छूटते हैं तो इलेक्शन होता है और जो टेंजेंट होता है वो इलेक्शन कैसे करवाते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, लोगों को गन दिखाते हैं और गन पॉइंट पे उनसे वोटिंग करवाते हैं। देखिए आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो गया, लेकिन पहले तो स्लिप सिस्टम हुआ करता था। तो इसने भाई साहब ने फैजल ने उनसे स्लिप छीन ली उनकी और उस स्लिप के ऊपर अपनी मर्जी से मोहर लगा के वोट डाल दिया। इसे कहते हैं बूथ कैप्चरिंग,
है ना। जब सारे कोई भी वोट नहीं डालता, एक ही आदमी वोट डाल देता है, सबके सब लोग साइड में खड़े रहते हैं, इस तरह की मतलब वोट कैप्चरिंग होती है। बिहार में और ईस्टर्न यूपी में काफ़ी प्रोमिनेंट था। बिहार में काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ करता था ये 1980s 1990s में, जब लालू प्रसाद यादव का ना वो एकदम से वहाँ पे राइज हुआ था, तो यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग कॉमन थी। और वो केस भी 1989 का ही है। उस समय का जो केस था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर ये वर्डिक्ट सुनाया है और ये बात बोली है कि चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेजिस्लेशन हो, सीक्रेसी ऑफ वोट इज मस्ट। इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। डेमोक्रेसी एंड फ्री इलेक्शंस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप थोड़ा बहुत पॉलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताओगे कि वो कौन सा लैंडमार्क जजमेंट था जिससे कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस की थी इन इंडिया। बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इससे ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट अब तक आया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और मुझे ये पता है कि आप सबको पता है, तो देखते हैं कौन कौन लोग कमेंट करते हैं। चलिए जी, इंडिया में जो सिस्टम यूज किया जाता है इलेक्शन का, वो दो तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें वो होता है मतलब जिस इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, चाहे वो वोट 15% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा वोट मिलनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग। जैसे मान लो अगर दो कैंडिडेट हैं, अगर एक कैंडिडेट को एक्स वोट मिली है और दूसरे को x+1 मिली है, मतलब एक वोट ज्यादा, ज्यादा भी हो सकते हैं एक से दो चार पांच, लेकिन वो विनर कौन होगा यहाँ पे, ये दूसरे वाला पर्सन होगा जिसको x+1 वोट मिली है। तो ये इंडिया के अंदर सिंपल सा सिस्टम होता है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, दुनिया भर की कमियां हैं, फिर भी हम लोगों ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है हमारे सिस्टम में, क्योंकि एक तो देखिए ना ये बड़ा इजी है समझना, इसको इजी है। इंडिया में बहुत सारी जनता इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, भोली जनता है, तो उसको ये सिस्टम समझ में आता है ना। इसलिए हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, ब्रिटिश के टाइम से ये चला आ रहा था, तो इंडिया में हम लोग नया सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, लोग कंफ्यूज हो जाते वो सारी की सारी चीज़ें, इसलिए हम लोग इसमें इंडिया में इसको यूज़ करते हैं। देखिए आपको बताता हूँ, जैसे 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को 31% जो है वोट शेयर मिला था। उसके बावजूद भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा थे टोटल स्ट्रेंथ के। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो दैट वाज अराउंड 300, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं नंबर नहीं पता, लेकिन मान के चलते हैं कि 300 थे, जबकि टोटल हमारी जो स्ट्रेंथ का ये 50% से भी ज़्यादा है, लेकिन वोट मिला सिर्फ 31%, क्योंकि उनको ज़्यादा वोट नहीं मिले लेकिन ज़्यादा सीट्स मिली हैं। इसे कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। दूसरा सिस्टम होता है, इसे कहा जाता है पीआर, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जितना परसेंटेज आपको वोट मिलती है उतने ही परसेंटेज आपको सीट्स भी मिलती हैं, ये मतलब होता है। जैसे अगर 545% अगर लोकसभा में सीट हैं और 31% अगर बीजेपी को 31% अगर वोट शेयर मिला है, तो 31% शेयर ही उसको यहाँ पे मिलना चाहिए था, लेकिन सीट उसको मिल गई 300 के लगभग, है ना। तो ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। लेकिन दूसरे में क्या होता है, जितनी परसेंटेज आपको वोट मिलती हैं सर उतनी ही आपको सीट्स मिलती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर भी दो सिस्टम होते हैं, एक होता है लिस्ट सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इंडिया में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इंडिया में हम लोग ये वाला यूज करते हैं जब जनरल इलेक्शन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज करते हैं। जब राज्यसभा के एमपीज का इलेक्शन होता है तब भी हम लोग इसी सिस्टम को यूज करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि एक और जगह ऐसी है इंडिया में जहां पे इलेक्शन में हम लोग इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज करते हैं, फर्स्ट पास का सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देना मुझे। तो दो क्वेश्चन हो गए आपके इस टॉपिक से, एक तो आपको लैंडमार्क जजमेंट बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला हम लोग कहां पे यूज करते हैं। तीन मैंने आपको बता दिया, एक और है, इसके अलावा और नहीं है, इंडिया में सिर्फ 4 जगह ही यूज होता है ना। तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट लक्ष्मीकांत के अंदर मेंशन है, ये बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो शुरू के चैप्टर्स में ही है। चलिए जी, अगला जो टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली चैलेंजिंग एनजीटी बैन ऑन सेल ऑफ यूज ऑफ फायर क्रैकर्स। देखिए जी, मामला कहाँ फंसता है, मामला ये फंसता है, चल मामला थोड़ा बता ही दूंगा आपको मैं, लेकिन बात है यहाँ पे एनजीटी की। जो लोग बच्चे हमारे पहले से एनालिसिस देखते आ रहे हैं उनको तो एनजीटी के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 2010 में एनजीटी एक्ट पास हुआ था, उसके तहत इसको बनाया गया था। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज।
ठीक है। और ये रिलीफ भी देता है, कंपनसेशन भी देता है। किसको देता है? जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आपके गांव के पास पास जो है वो रिलायंस ने कोई फैक्ट्री लगा दी है, और आपके गांव की जो सोइल है, जो रिवर है, वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है, तो एनजीटी आपके गांव को रिलीफ दे सकता है, कंपनसेशन दिलवा सकता है। ये मतलब है इस चीज का। ठीक है, तो मतलब 10 करोड़ 50 करोड़ जितना भी देना है वो सब है। एनजीटी फास्टर सॉल्यूशन देता है। ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट में चले जाओगे और वो सालों साल तक वो चल ही रहा है केस, नहीं भैया, 6 महीने के अंदर एनजीटी अपना फैसला सुना देता है, तो फास्टर सॉल्यूशन है। ठीक है। और एनजीटी क्या करता है? स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की। इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है डिटेल में, तो लेकिन बता देता हूं, जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाया जाता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उस प्रोजेक्ट के लगने से पहले वहां पे असेसमेंट की जाती है कि क्या इसका यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, वहां की सोइल पे, वहां की वेजिटेशन पे, वहां के लोगों के ऊपर, वहां के वाटर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उस इंपैक्ट की असेसमेंट के बाद ही उसको परमिशन दी जाती है, अदरवाइज उसको परमिशन नहीं दी जाती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, आपका मेंस में एक अलग से टॉपिक है जीएस पेपर 3 में, कभी करेंगे इसको हम लोग सेपरेटली। एनीवेज, इंडिया के अंदर 7 ऐसे कानून हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है, जिनके बेसिस पे एनजीटी काम करता है। आप यहां पे देख सकते हो, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वो सब। इसके अंदर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, और फॉरेस्ट जो है, देखिए फॉरेस्ट एक्ट तो है लेकिन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एंड लैंड प्रोटेक्शन एक्ट भी जिसको बोल सकते हो आप लोग, वो नहीं है। खैर, ये सारे के सारी चीज़ यहाँ पे था। एनजीटी के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ करवा चुका हूँ मैं। अभी मामला ये था कि एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया था, और वो ये ऑर्डर था कि किसी भी सिटी में इंडिया में, एनसीआर या दूसरी सिटीज़ में, जहाँ की एयर क्वालिटी बहुत पुअर होती है, वहां पे आप लोग फायर क्रैकर्स ना तो बेच सकते हो ना यूज कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे ड्यूरिंग न्यू ईयर, ड्यूरिंग क्रिसमस, ड्यूरिंग दिवाली, है ना, तो आप नहीं कर सकते हो। ऐसा दिया था एनजीटी ने ऑर्डर। ठीक है। अब एनजीटी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में पिटीशन डाल दी गई। किसने पिटीशन डाली? जो लोग फायर क्रैकर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सर, हमारा लिवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर फायर क्रैकर नहीं चलाएंगे तो हम खाएंगे क्या, हमारा घर कैसे चलेगा। इसके लिए जो है पिटीशन डाली गई थी मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, कि हमारा जो है रोजी रोटी इसी से चलती है। ठीक है जी, तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, राइट टू बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, वो भी तो एक ऑक्यूपेशन है ना। कल को जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं वो भी आगे कहेंगे, अरे सर, ये ऑर्गन बेचना, बच्चे बेचना तो हमारा बिजनेस है, इससे तो हमारा घर चलता है। तो राइट टू बिजनेस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये बोला है कोर्ट ने, कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको, इन तरह की चीज़ों को लिख लेना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि बस्टिंग क्रैकर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पटाखे फोड़ना कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, चाहे वो दिवाली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो। समझ रहे हो? आप आराम से दिए जलाओ, आराम से मिठाई मिठाई बांटो और दिवाली बनाओ, क्रिसमस मनाओ, है ना। आर्टिकल 25(1) क्या है? इंडिया का फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू रिलीजन। लेकिन आर्टिकल 21 भी तो है, राइट टू लाइफ। जब रिलीजन, राइट टू रिलीजन और राइट टू लाइफ के बारे में बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि लाइव्स ऑफ पीपल एंड हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द राइट टू रिलीजन। क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे ट्रिपल तलाक के लिए भी यही आर्गुमेंट दिया गया था, जब ट्रिपल तलाक को अबोलिश किया गया था, कि ट्रिपल तलाक से राइट टू लाइफ वो हैम्पर होती है। डेफिनेटली आपका 25 के अंदर राइट टू रिलीजन है, बट आप राइट टू रिलीजन के बेसिस के ऊपर आप राइट टू लाइफ को इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है। चलिए, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एनजीटी वाला जो ये ऑर्डर था, इसको फेवर किया है, और जो मैन्युफैक्चरर ने जो प्ली डाली थी उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, चलिए जी, अगला जो आता है दैट इज अबाउट द सीसीआई प्रोब अगेंस्ट फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। देखिए, जो दिल्ली व्यापार महासंघ है, इसने सीसीआई के सामने एक, सीसीआई क्या है थोड़ा बताऊंगा आपको।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके सामने एक एप्लीकेशन डाली थी और इसने ये कहा था, मतलब ये दिल्ली व्यापार संघ है ना, छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं उनके व्यापारियों का एक संघ है। उन्होंने कहा था कि जो ये अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये क्या करती हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग करती हैं, डीप डिस्काउंट देती हैं, प्रेफरेंशियल सेलर लिस्टिंग करती हैं। जैसे मतलब कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिनको ये प्रेफरेंस देते हैं, जो छोटे मोटे सेलर होते हैं उनको प्रेफरेंस देते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, इसलिए लोग ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं, हमारी दुकान से कोई खरीदता नहीं है। मैं परसों गया हुआ था दुकान पे, एक मुझे कुछ सामान लेना था इलेक्ट्रॉनिक का, तो उसने मुझे बोला कि सर ये 160 रुपीज़ का है। वही सेम प्रोडक्ट जब मैंने ऑनलाइन अमेजोन पे चेक किया तो दैट वाज ऑफ 145 रुपीज़। तो मैंने कहा कि ऑनलाइन तो 145 का मिल रहा है। उसने कहा सर आप ऑनलाइन ही मंगवा लीजिए, मैं तो 160 से कम नहीं दे सकता। तो इससे उनका कस्टमर कम हो गया है ना। ऐसे ही सिर्फ मैं कम हुआ, ऐसे ही हजारों लाखों कस्टमर कम हो जाते हैं जो ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना यार, इनकी डीप पॉकेट्स होती हैं, ये आपको डिस्काउंट दे सकती हैं, दुकान वाला इतना डिस्काउंट दे नहीं सकता। तो इस पूरे चक्कर में सीसीआई के पास ये केस गया हुआ था, और उस सीसीआई के वो मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही थी। बाद में केस जो है हाई कोर्ट में चला गया, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट हाई कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे भी राइट्स हैं, मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, सीसीआई जो कर रही है वो सही कर रही है, लेट्स से फ्यूचर में इसमें केस में क्या होने वाला है। चलिए जी, अब ये सीसीआई क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2003, लेकिन एक्चुअली वर्किंग इसकी 2009 में स्टार्ट हुई थी। इट्स अ कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया। सीसीआई इंश्योर करता है कि इंडिया की मार्केट के अंदर प्रॉपर कंपटीशन हो। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएंगे दोस्तों। आप ये देख के चलिए 1980 के दशक में, 1990 के दशक में इंडिया में सिर्फ एक या दो ही टेलीविजन की कंपनियां हुआ करती थी। जो टेलीविजन होता था ना वैसे घड़ घड़ खुलता था, दोनों साइड में उसका शटर खुलते थे। आजकल उसमें लोग अचार वगैरह रखते हैं अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो। अब एक दो कंपनी हुआ करती थी मुश्किल से। अब उनको पता है कि लोगों के पास चॉइस तो है नहीं, खरीदने के लिए तो तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा, तो इतने घटिया प्रोडक्ट बेचते थे वो लोग और इतने ज़्यादा पैसे वसूल करते थे। लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म आया तो इंडिया में दुनिया भर की कंपनियां आ गई, कंज्यूमर के पास चॉइस हो गई, कंपनीज के अंदर कंपटीशन हुआ, कंपटीशन हुआ तो प्राइस कम हो गए, तो कंपनीज ने अपने प्राइस कम किए, क्वालिटी इंप्रूव की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके, कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो, आप आज के आपके पास 50 ऑप्शन होते हैं, लेकिन पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ करता था। पहले बीएसएनएल हुआ करता था, बीएसएनएल के लिए लोग 6-6 महीने साल साल भर लाइन लगा के खड़े रहते थे। तो ज़िंदगी जो है वो बदहाल थी लोगों की, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस नहीं थे कंज्यूमर के पास। तो जब ये 1991 में इंडिया ने मार्केट खोली अपनी, तो कंपटीशन प्रॉपर तरीके से रहे मार्केट में, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा कंपनीज के द्वारा। तो वो पूरी की बड़ी बात है। उससे पहले 1969 में एक मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट हुआ करता था, एमआरटीपी एक्ट जिसको बोलते हैं। इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया बाय सीसीआई, ठीक है। राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको डाला गया था, ये आप अपने नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए आपका क्वेश्चन है ये। चलिए, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस दैट हार्म द कंपटीशन, टू प्रमोट द सस्टेन्ड कंपटीशन इन द मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये है सीसीआई के बारे में थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा मामला था। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के अगेंस्ट में जो कार्रवाई होती है, सीसीआई यहाँ कहाँ लेके जाता है। देखिए यार, छोटे दुकानदारों को नुकसान तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को फ़ायदा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। जी जिनपिंग भाई साहब ने अभी जो है कहाँ की यात्रा की है, तिब्बत की यात्रा की है। चलिए जी, तिब्बत कहाँ है सबको पता है ना, कोई बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। थोड़ा सा मैं आपको बाउंड्री के बारे में बता देता हूँ, इंडिया और चाइना के बारे में। देखिए, इंडिया और चाइना की बाउंड्री के 3 पार्ट हैं। एक पहले को बोला जाता है वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें आपका JNK लद्दाख वाला रीजन आता है। एक होता है मिडल सेक्टर, जिसके अंदर आपका हिमाचल और उत्तराखंड वाला आता है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हिमाचल और उत्तराखंड वाले केस में इंडिया और चाइना के बीच में कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ की बाउंड्री प्रॉपर्ली डीमार्केटेड है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जब आप लद्दाख की बात करते हो तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कई बार आपको करवा चुका हूँ मैं, वो पेंगोंग सो लेक है ना, वो बहुत बहुत बार करवा चुका हूँ, गलवान वैली, वो सब बता चुका हूँ मैं आपको।
ईस्टर्न सेक्टर की जहाँ बात आती है तो इसमें आपका आता है अरुणाचल और थोड़ा बहुत सिक्किम आता है। सिक्किम में भी आज सच हमारी कोई बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले डोकलाम को लेके इशू हुआ था। डोकलाम वाला इशू वो भूटान के साथ हुआ था, लेकिन इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया था क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी जो है इंडिया इंश्योर करता है। अरुणाचल वाला हमारा काफ़ी डिस्प्यूटेड है क्योंकि अरुणाचल को चाइना जो है अपना पार्ट मानता है, आज से नहीं बहुत पहले से मानता है, ठीक है। तो ये पूरे की पूरी चीज़ यहाँ पे सामने आती है। लेकिन तिब्बत हमेशा से चाइना के कंट्रोल में नहीं था। 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब एक तरह से। उसके बाद क्या हुआ था, 1950s के दौरान चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। बाद में अग्रीमेंट किया गया था जिसे कहा जाता है 17th पॉइंट अग्रीमेंट, जिसके तहत तिब्बत को चाइना ने कंट्रोल कर लिया था। ठीक है जी, ये पूरा मामला है। लेकिन वहाँ के जो रिलीजियस ग्रुप्स थे या तिब्बत की जो जनता आप समझ लीजिए, वो उस अग्रीमेंट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थी। और वहाँ के जो रिलीजियस हेड हुआ करते थे, मतलब दलाई लामा, तो 1959 में दलाई लामा भाग के कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। ठीक है, और तब से वो इंडिया में ही हैं। ये भी एक हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है कि नहीं। चलिए जी, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या बोला जाता है तिब्बत में, यारलुंग सांगपो, दिस इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्रा इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्रा इसको कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ आसाम के अंदर। आप मुझे ये बताओगे कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है, इसका एक अलग नाम है। दिस इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा ओनली इन आसाम। और जब यही ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंट्री करती है तब इसका एक सेपरेट नाम होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो कितने सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लिए हैं, अलग से एमसी करने की क्या जरूरत है, आपसे मैं यही सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एनीवेज, बात ये है, ये जो है न्यांग रिवर, आप देख रहे हो न्यांग रिवर। न्यांग रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है यारलुंग सांगपो की और ब्रह्मपुत्रा की। इसी के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा है, डैम, बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है। आप ये समझ सकते हो ना कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर चाइना ने इतने सारे डैम बना रखे हैं, गिनती भी नहीं है भैया, 150-200 के लगभग डैम बना रखे हैं। और सपोज करो कल को चाइना का और इंडिया का वॉर हो जाए तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डैम ओपन कर दो और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट तो वैसे ही फ्लड में बह जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना तो एक ऊपर से बहाना है। एक्चुअल में वो इंडिया को ये दिखाना चाहता है कि देखो तुम्हारी ये जो नब्ज है ना मेरे हाथ में है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं और इंडिया इसीलिए कभी भी ब्रह्मपुत्रा पे अगर डैम बनाया जाता है तो ऑब्जेक्शन होता है इंडिया को। और अभी चाइना के जो जिनपिंग है उन्होंने यहाँ की यात्रा की है, काफ़ी समय के बाद आए हैं। वन ऑफ द फर्स्ट चाइनीज लीडर इन मैनी ईयर्स टू विजिट द तिब्बत। 2011 में भी इन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। कहाँ पे आए, न्यांगची में आए, यही न्यांगची जहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखिए ये रहा न्यांगची, यहाँ पे आए हैं। अरुणाचल के काफ़ी क्लोज है, ये भी आपको देखने वाली बात है क्योंकि अरुणाचल को क्लेम करता है चाइना, कंट्रोल यहाँ पे इंडिया का है, इंडिया का पार्ट है। तो इतना क्लोज आए हैं ये इंडियन बॉर्डर के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ओनली 20 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, ओनली 20 किलोमीटर। न्यांग रिवर जो ब्रिज के इंस्पेक्शन के लिए आए थे, जो यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके अलावा इसके पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। लहासा की भी इन्होंने यात्रा की। लहासा में जो है पोताला पैलेस, पोताला पैलेस क्या होता है, जहां पे दलाई लामा रहते हैं। तिब्बत के जो है रिलीजियस हेड हैं दलाई लामा, तो ये उनकी जगह है, यहाँ पे भी इन्होंने यात्रा की है। हालांकि चाइनीज में मोस्टली पॉपुलेशन, मतलब 80% से 90% पॉपुलेशन वो अथीस्ट है, किसी भी धर्म को नहीं मानती है। फिर भी तिब्बत में तो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, तो उन्होंने इसकी यात्रा की है। लहासा क्या है, देखिए दिखा देता हूँ आपको लहासा भी। लहासा जो है, जो तिब्बतन जो ऑटोनोमस रीजन था, लहासा उसकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अरुणाचल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। और इसी को लेके एक्चुअली अरुणाचल को लेके झगड़ा है चाइना का। चाइना कहता है कि ये मेरी है, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, क्योंकि हिस्टोरिकली इसी किसी चाइना के किसी किंग ने इसको बनवाया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता दो, बस दिन बन जाएगा मेरा और आपका दिन भी बन जाएगा इस मोनेस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लहासा के बीच में और इसके बीच में जो है बहुत ट्रेड हुआ करता था। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग नांगचिंग, लहासा और न्यांगची के बीच में एक रेलवे लाइन बिछा रहे हैं इस तरह से। और ये सुपर फास्ट रेलवे लाइन होने वाली है, मतलब यहाँ की ट्रेन की स्पीड जो है वो 160 से 180 किलोमीटर पर आवर होने वाली है।
तो ये क्या करने वाले हैं, इसको आपस में जोड़ने वाले हैं। अब वैसे तो इसको कह तो ये रहे हैं कि हम इसको लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन देखो अगर कल को लड़ाई होती है, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है, तो अपने सोल्जर्स वगैरह को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया लहासा और यहाँ पे न्यांगचिंग, और इस तरह से रेलवे लाइन वो बिछा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए मैंने आपको एक छोटे से आर्टिकल में बता दी हैं। वैसे तो आपको जानने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मुझे पता आप इतने स्मार्ट हो, आपको मोस्टली चीज़ें पता हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी नहीं बताई हैं। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरी आपको मैंने बता दिया, पूछ सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में यहाँ से आ गया, आपको मैं पूछ सकता हूँ। आप उस रिवर का नाम मुझे बताओगे जो पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, लेकिन बाद में वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी बन गई। नेम ऑफ दैट रिवर यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, वेट करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए आज का एडिटोरियल है, क्या है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। देखिए एक बर्ड है ये, इस बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, पहले थोड़ा सा आपको इस बर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पहचान क्या है कि इसके सर के ऊपर जो है ब्लैक क्राउन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लैक क्राउन। मेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है। जो फीमेल होती हैं वो मोस्टली मॉनसून के सीजन में ब्रीड करती हैं। ठीक है, और ये जो इसकी फीमेल होती हैं वो घोंसला वोसला नहीं बनाते हैं, ज़मीन के ऊपर ओपन ग्राउंड में ही अंडे देती हैं। मेल्स का कोई रोल नहीं होता इंक्यूबेशन में, मतलब जो अंडे सेकते हैं कोई रोल नहीं होता है, ना वो बच्चों की केयर करते हैं। ठीक है, वो छोड़ के चले जाते हैं, उनको पूरे का पूरा काम जो है वो माँ करती है ना। माँ मतलब मदर करती है, फीमेल करती है। क्या खाते हैं लोग, ग्रास सीड्स खाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, ग्रास होपर वगैरह कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जंगलों में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। घने जंगलों में नहीं मिलता, ये मिलता है सेमी एरिड और एरिड ग्रासलैंड में। ठीक है, सूखी जगह पे मिलता है, जैसे राजस्थान गुजरात वगैरह वहाँ पे मिलता है। आईयूसीएन की जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पहले भी पूछा जा चुका है, फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। देखिए इंडिया में ज़्यादातर ये मतलब मोस्टली पाया जाता है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में लार्ज स्केल पे इसकी हंटिंग होती है, इंडिया में नहीं होती है। लेकिन अभी टोटल बेचारे सिर्फ 200 के लगभग ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 के लगभग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंटिंग इनकी होती है, इसलिए तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, रानेबुनुर ब्लैक बक सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, कच्छ बर्ड सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इन महाराष्ट्र एंड रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान और गुजरात वाले रीजन में ही पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ पाकिस्तान में। ये पूरे का पूरा मामला था। इसके अंदर इशू ये था कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं ना यार, इनका जो फ्रंट विजन होता है ना, मतलब जैसे सामने इंसानों के सामने आंखें होती हैं तो हम क्लियरली सामने देख सकते हैं, ये लोग बेचारे नहीं देख सकते। इसलिए जो पावर लाइन होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पावर लाइंस होती हैं, ये इनके अंदर फंस जाते हैं और इनकी हो जाती है डेथ। तो पहले से ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उसके बाद इनके बेचारों की डेथ हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए बर्ड डाइवर्टर्स का यूज़ करना चाहिए। बर्ड डाइवर्टर क्या होते हैं, देखिए इस तरह से होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी लाइन होती है ना उसके ऊपर टांग दिए जाते हैं, देखिए टांग रखे हैं। इसकी वजह से बर्ड्स इसमें बैठते नहीं हैं और बर्ड्स को दूर से दिखाई दे जाता है, तो बर्ड डाइवर्टर्स होते हैं। ये बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, विदेशों में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि या तो आप बर्ड डाइवर्टर्स लगाइए वहां पे खंभों के ऊपर, बड़ी बड़ी लाइन पावर लाइंस के ऊपर, या फिर लाइंस को आप अंडरग्राउंड केबल बिछाइए। दोनों तरीके हो सकते हैं, और क्योंकि ये थ्रेट होते हैं बर्ड्स के लिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा गया है बायोसेंट्रिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ये क्या है, इस एडिटोरियल के अंदर एक नई चीज है, बायो और एंथ्रो। बायो का मतलब होता है लाइफ और एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमंस, और सेंटर में तो आपका समझ गया, मतलब सेंटर मतलब सेंटर। बायोसेंट्रिज्म एक वो कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर यह माना जाता है कि इस दुनिया में सभी जीव जंतु इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना इंपॉर्टेंट इंसान है उतना ही इंपॉर्टेंट कुत्ता भी है, उतना इंपॉर्टेंट गाय भी है, उतना इंपॉर्टेंट कौवा भी है। दैट इज द मीनिंग ऑफ बायोसेंट्रिज्म। मतलब नेचर के अंदर सभी को रहने का इक्वल अधिकार है, समझ रहे हो। एक होता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन को ही सेंटर में रखा गया है। ऐसा माना गया है कि ह्यूमन सबसे बेस्ट क्रिएचर है, और क्योंकि ह्यूमन बेस्ट क्रिएचर है इसलिए ह्यूमंस को राइट है कि वो दूसरे क्रिएचर्स को
एक्सप्लॉइट कर सकता है, उनको मार सकता है, उनका यूज कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। इसे हिस्टोरिकली बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया है फिलोसफी में, जैसे आप एरिस्टोटल ने भी, वो भी इसी को फुल सपोर्ट करते थे, इमैनुअल कांट भी इसी को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे लोगों ने इसका सपोर्ट किया है, क्योंकि क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ह्यूमन, इंसान इस भगवान की सबसे अनमोल कृति है। आपने भी सुना होगा ना सत्संग वगैरह में। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान का एक अपना रोल है, कुत्ते का अपना रोल है, गाय का अपना रोल है, सांप का अपना रोल है। नेचर के अंदर सभी का रोल है और नेचर के अंदर सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, है ना। तो इंसान को अधिकार नहीं मिलता है कि वो इनको एक्सप्लॉइट करे अपनी मर्जी से। यहाँ पे ये पॉइंट है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे स्नेल डार्टर। स्नेल डार्टर जो है एक फिश होती है, अमेरिका के अंदर जो है टेनेसी रिवर में पाई जाती है। लेकिन टेनेसी रिवर में जो है डैम बना रहे थे, अमेरिका में डैम बनाया जा रहा था, तो एक इंसान ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला गया स्नेल डार्टर को लेके, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेनेसी रिवर के ऊपर जो डैम बनाया जा रहा है इसको आप बंद कीजिए, क्योंकि ये इस फिश को खतरा है। तो फिश के एक अधिकार के लिए ह्यूमन जो डैम बना रहे थे उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि नेचर की प्रोटेक्शन भी जरूरी है। ठीक है, देखिए लायन की अगर हम लोग बात करें, अफ्रीका के अंदर 50 साल पहले लगभग 4,50,000 लायन हुआ करते थे, जो आज घट के सिर्फ 20,000 रह गए हैं। IUCN का ये कहना है कि 37,400 स्पीसीज वो ग्रेवली एंडेंजर्ड हैं आज के समय में। तो इंसान क्या कर रहा है, अपना तो पेट भरता जा रहा है, अपनी जेबें तो भरता जा रहा है, लेकिन नेचर को खत्म करता जा रहा है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम बायोसेंट्रिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोस्टली ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है ना। फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट में हम दूसरे जानवरों के राइट्स की बात तो नहीं करते हैं। तो ऐसा तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है स्टेट्स के ऊपर कि उसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में हम लोगों ने कुछ कानून जरूर बनाए हैं, लेकिन वो कानून भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए उनका मिसयूज़ किया जाता है ना। वो सारे का सारा चीज़ यहाँ पे है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसने अभी नेचर को के राइट्स को है रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, जैसे इक्वाडोर, बोलीविया। यहाँ पे नेचर और राइट ऑफ नेचर को भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी गई है। और पीपल जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं इक्वाडोर के अंदर, बोलीविया के अंदर, वो नेचर के बिहाफ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा रही है जिससे नेचर को नुकसान पहुंचता है, तो सरकार के खिलाफ लोग कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अबाउट राइट्स ऑफ नेचर। इंडिया के अंदर NGT भी तो एक इसी तरह का हम लोगों ने अभी बनाया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमारे एक्ट यहाँ पे है, फॉरेस्ट एक्ट यहाँ पे है, एयर एक्ट है ना, वाटर एक्ट है, कई सारे एक्ट हम लोगों ने बना रखे हैं। तो अभी मॉडर्न समय में एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को भी की बजाय बायोसेंट्रिज्म को भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो आजकल हम लोग दोनों को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंसान ये समझ रहा है धीरे धीरे कि अगर नेचर ही खत्म हो जाएगा तो उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं बचेगा भैया। अपने एग्जिस्टेंस के लिए नेचर को बचाना जरूरी है। देखिए, दो तरह के नेचर लवर्स होते हैं। ये एक नेचर लवर वो होते हैं जो नेचर को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज दे लव नेचर। एक नेचर लवर वो होते हैं जो नेचर को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर नेचर नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे, ये वो लोग होते हैं। एक होते हैं वो नेचर को सिर्फ इसलिए बनाना चाहते हैं बिकॉज दे लव नेचर, और कोई मतलब नहीं है। आप बताइए मुझे, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोनों कैटेगरी में आता हूँ। रिसेंटली मैं दोनों कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन पहले मैं इस वाली कैटेगरी में आया करता था। मुझे लगता था कि नेचर को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान तभी बचेंगे, क्योंकि मैं सेंटर में इंसान को रखता था। लेकिन अभी मुझे ऐसा भी लगता है कि नेचर को भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि नेचर का एक जो नेचर है उसका अपने राइट्स होने चाहिए, है ना। उसको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके खुद के लिए। तो थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब हमारे रेगुलर देखते हो वीडियोस, तो इतने तो मैच्योर आप हो गए, इन तरह की चीज़ों को समझ सकते हो। चलिए, आप आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नया एनालिसिस में, नए टॉपिक्स के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।